Good evening. We were talking about determinants. Until now, we talked about introduction of determinant, minor, minors, cofactors, and expansion of determinant. Today, I will deal about properties of determinant. आज हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर द कन्वर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेन एडवांस के लिए. अभी तो जो हम सीख रहे थे वो डिटर्मिनेंट को कैसा डील करेंगे, समझेंगे क्या 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 है, क्या क्या वो सब पढ़ रहे थे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो जेई के आते हैं वो क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पे ही आते हैं. और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जब आ जाता है तो फिर आगे इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने के लिए वहां से आता है क्वेश्चन, वही प्रॉपर्टीज पे ही सॉल्व फास्ट होता है. कुछ प्रॉपर्टी है जो कॉमन हो सब पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन और कॉम्पिटिशन के बच्चे ही, जेई मेन एडवांस के बच्चे ही पढ़ते हैं, दूसरे बच्चे नहीं पढ़ते कुछ प्रॉपर्टी. टोटल 8-10 प्रॉपर्टी होंगे. आज हम लोग कुछ कॉमन प्रॉपर्टी जो सब लोग जानते हैं और कुछ एक दो ऐसे जो कुछ लोग नहीं जानते, 5-6 में भी 7 प्रॉपर्टी कर सकते हैं. आज के लेक्चर में 7 प्रॉपर्टी तक हम करेंगे आज. ये मेरा आज का गोल है मेन. और फिर से बोलूँ मैं तो प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन के लिए. जब तक आपका प्रॉपर्टीज नहीं आता है तब तक आपको क्वेश्चन डिटरमिनेंट का सॉल्व करना एग्जाम में मुश्किल है, क्योंकि जब आप एक्सपांड करेंगे क्वेश्चन को, डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो बहुत टाइम लगता है. और एक्सपांड करके कभी भी डिटरमिनेंट फास्ट सॉल्व नहीं किया जाता है कंपटीशन के लिए. वो बोर्ड का खेल है, बोर्ड वाला सब करता है, वो करना नहीं है. वो कभी कभार जब जरूरत पड़ती है किस कंडीशन में करेंगे वो बताएंगे. कब एक्सपेंशन होता है वो अभी भी बताएंगे कि स्मार्ट एक्सपेंशन कैसे होता है. वो एक प्रॉपर्टी में है, वो उसी प्रॉपर्टी में बताएंगे स्मार्ट एक्सपेंशन कैसे करते हैं फास्ट के लिए. लेकिन बाकी हालत में जल्दी हम एक्सपैंड नहीं करते हैं, हमेशा हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं. तो मैंने 2 प्रॉपर्टीज बोर्ड पे लिख रखा है. इन 2 प्रॉपर्टी को पहले समझाएंगे. पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड. डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा. कब? इफ रोज एंड कॉलम इंटरचेंज. रोज एंड कॉलम्स को साथ साथ एंड है यहाँ, एंड रोज एंड कॉलम इंटरचेंज, साथ साथ रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है. ये आपको हमेशा याद रखना है. आई रिपीट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड. अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होगा. रिमेन सेम, यहाँ पे अनअल्टर्ड रिमेन सेम भी लिख सकते हैं. इफ रोज एंड कॉलम, एंड का मतलब साइमल्टेनियस पहले बताया जा चुका है. इंटरचेंज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में. तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझाने के लिए यहाँ डिटरमिनेंट्स का एक डेल्टा दिया. डेल्टा डिटरमिनेंट का a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 लिख रखा है. अब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में भेज देते हैं. हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में डालते हैं. a1 b1 c1 फर्स्ट रो था, यहाँ फर्स्ट कॉलम कर देते हैं a1 b1 c1. सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम कर देते हैं a2 b2 c2 a2 b2 c2. थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर देते हैं. इस प्रोसेस में रो कॉलम हो गया, कॉलम रो हो गया. कैसे देखो, यहाँ पे कॉलम था a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे a1 a2 a3 रो आ गया. यहाँ पे कॉलम था b1 b2 b3, यहाँ पे रो हो गया b1 b2 b3. c1 c2 c3 कॉलम था, यहाँ पे रो हो गया c1 c2 c3. तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम में डाला तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में आ गया. इसीलिए यहाँ पे कहा गया रोज एंड कॉलम साइमल्टेनियस चेंज है. तो इन दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों का वैल्यू सेम है. जो वैल्यू ये देता है सेम वैल्यू ये देता है. अगर ये डेल्टा के बराबर है तो ये भी डेल्टा के बराबर है. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है. उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज,
दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इफ एनी टू रोज, और यहां पे एंड नहीं, और रोज को और कॉलम को, रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज्ड, एक दूसरे को आपस में स्वैप किया जाता है, इसमें इसके पोजीशन वो उसके पोजीशन पे ये रखा जाता है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड रो में, सेकंड रो को फर्स्ट रो में भेज दिया, फर्स्ट रो को थर्ड रो में, थर्ड रो को फर्स्ट रो में, या सेकंड रो को थर्ड रो में, थर्ड रो को सेकंड रो में, और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में, मतलब किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क सिर्फ पड़ेगा साइन पे। अगर पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, और पहले माइनस है तो अब प्लस होगा। इसका मतलब है कि मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी हम लिख समझा रहे हैं कि अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c मेरा डिटरमिनेंट है अगर, तो मैं सपोज डेट के इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा, इंटरचेंज करेंगे तो a2 b2 c2 फर्स्ट रो के पोजीशन पे आ गया, अब फर्स्ट रो सेकंड पोजीशन पे चला गया, सेकंड रो के a1 b1 c1, यहाँ पे थर्ड रो को अपने प्लेस पे रखा a3 b3 c3, तो यहां पे इसके आगे प्लस था तो एक्स्ट्रा माइनस आता है, साइन चेंज होगा। अब कहेंगे सर रो में कर दी, कॉलम में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज करा, थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम के पास, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के पास रखता, फर्स्ट कॉलम को कुछ भी टच नहीं करता, तो a1 b1 c1 a1 a2 a3 a1 a2 a3, तो थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम के प्लेस पे आएगा तो c1 c2 c3, और सेकंड कॉलम थर्ड प्लेस पे जाएगा तो b1 b2 b3। अब इसका वैल्यू इसके वैल्यू से साइन में पॉजिटिव होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू से होगा, इसके आगे प्लस थे तो यहां मैंने माइनस लगा दिया है। ओके, इन दोनों बेस प्रॉपर्टी से बेस के क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं आफ्टर आई विल फिनिश द ऑल प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसको प्रूफ करना है इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। तो मैं LHS ले लेता, LHS A B C है, यहाँ पे X Y Z यहाँ पे है, P Q R यहाँ पे। LHS लेने के बाद मुझे लाना है, अभी मुझे दिख रहा था रो में, लेकिन यहाँ भी ये कॉलम में दिख रहा है, तो बेटर क्या है, ये रो में दिख रहा है, कॉलम में दिख रहा है, ये रो में दिख रहा है, ये कॉलम में दिख रहा है, तो ऐसा तभी होगा जब हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब हम अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ए बी सी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एक्स वाई जेड, थर्ड रो को थर्ड कॉलम पी क्यू आर। ओके, अब क्या देख रहे हैं कि ये यहां दिख रहा है, ये यहां दिख रहा है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहां पे लिखेंगे x y z a b c p q r, बट यहां माइनस लगाएंगे, क्यों कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करने पे साइन अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे मैंने कॉलम इंटरचेंज किया है, कॉलम इंटरचेंज किया, C1 को C2 के साथ इंटरचेंज किया, C1 के पोजीशन पे C2 C2 के पोजीशन में C1,
अब इसको ये भी लाना था, हम ला रहे। अब क्या देख रहे हैं कि x यहां y यहां, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, इन दोनों को। तो यहां पे इंटरचेंज करेंगे हम r1 को r2 के साथ, इंटरचेंज का सिंबल है r1 r2 चेंज की, तो पहले से माइनस है, एक बार और इन दोनों को इंटरचेंज, तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है। तो ये यहां ऊपर में गया सेकेंड रो, फर्स्ट रो के पास y b q x a p z c r, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो RHS आ गया। तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करके एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। अगर मैं इससे इसको प्रूव करने जाता बाय एक्सपेंशन तो कभी नहीं कर सकता था फास्ट में, 2 4 10 घंटे तो लग ही जाते, मे बी ना भी हो, ऐसा भी हो सकता था। अब तीसरा प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम are 0, then the value of the determinant will be 0। इसका मतलब कहने का है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, एक रो का, किसी एक रो का और किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। मतलब अगर डेल्टा है तो 0 ही आएगा। कब? जब 0 0 0 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये 0 ही आएगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 0 0 0। एक रो यहाँ पे 0, एक कॉलम 0 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, एक रो 0 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। इसका मतलब ये भी है कि एक से ज्यादा रो अगर 0 हो तब भी 0 होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 a1 b1 c1 और 0 0 0 a1 b1 c1 0 0 0, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगा। पहला कंडीशन यह है 0 होने का, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 0 होना जरूरी है डिटरमिनेंट के वैल्यू 0 होने के लिए। लेकिन एक से ज्यादा रो 0 हो या एक से ज्यादा कॉलम 0, तभी 0 ही आएगा, कोई दिक्कत। इसका मतलब यह है कि अगर तीनों 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आता है, ये कहने का मतलब है। तो पहला यहां पे मैंने बोला और रो और कॉलम, और रो और मतलब एक और कॉलम, कम से कम यहाँ पे कंडीशन है किसी एक रो का 0 होना, किसी एक कॉलम का 0 होना, तो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट हमेशा 0 ही आएगा। अगर 2 हो गए तभी 0 है, 3 है तभी 0, उसमें कोई आर्गुमेंट है नहीं ज्यादा। अब यहां पे चौथा नंबर पे, इफ all the elements of any row
और कॉलम multiplied with the same value, then the value of the determinant multiply with that value if all the elements of any किसी एक रो और किसी कॉलम में हम सेम वैल्यू, कोई एक स्केलर वैल्यू सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, वो सेम वैल्यू जीरो नहीं होना। तो यहां पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विद द सेम नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू लिख सकते हैं, द सेम नॉन जीरो वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई विथ दैट वैल्यू। अब मैंने पहले से इसका मतलब मैथमेटिक्स सिंबल में समझा रहा है। पहले से डेल्टा मेरे पास है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मेरे पास एक डेल्टा 1 है, तो मैंने किसी एक रो में मल्टीप्लाई किए, सपोज कॉलम में ही, रो में फर्स्ट रो में किया के A1 के A2 के A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो स्टेटमेंट कहता है कि अगर इस डिटरमिनेंट को मैंने किसी एक रो किसी एक कॉलम में किसी नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ पे के नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो डिटरमिनेंट जो है पुराना वाला वो डैट नंबर से, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई, मतलब नया डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो के से पुराना डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कोई कांस्टेंट वैल्यू कॉमन निकाल सकते, ये प्रॉपर्टी कहता है। मतलब के मैंने मल्टीप्लाई किया तो के कॉमन निकाला तो ये इसके बराबर दिखता है। अगर देखूं मैं के कॉमन निकाल कर तो ये ऐसा दिखेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तब ये के है और ये डेल्टा के बराबर तो के डेल्टा आता है, जो कि ये स्टेटमेंट कहता है कि मैंने के से किसी एक रो किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट के से मल्टीप्लाई हो तो नया डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगा। ये मैंने रो में बताया, चाहूं तो मैं कॉलम में भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने A1 B1 C1 सेकेंड कॉलम में ही करते कोई दिक्कत नहीं, के A2 के B2 के C2 A3 B3 C3। यहां पे उनका कहने का मतलब है कि के डेल्टा हो जाएगा। स्टेटमेंट if all the element of any row or column multiplied with same non-zero, के नॉन जीरो है, सेकेंड कॉलम को के से ही मल्टीप्लाई किया है, सेम नॉन जीरो वैल्यू, then the value of the determinant, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई विद दैट वैल्यू, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को के से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है कि हम के कॉमन अगर निकाले यहां से के, इसमें से के कॉमन आया तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3।
अब ये डेल्टा था तो इसके प्लेस में हम डेल्टा रखे, तो इसका फिर मीनिंग वही है कि हम किसी रो या किसी कॉलम में सेम फैक्टर कॉमन दिखता हो तो हम कॉमन निकाल सकते हैं या हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ रहा था, ऐसे आ जाएगा। अगर मेरे पास ऐसे था कि A1 B1 A1 A2 A3 KB1 KB2 KB3 C1 C2 C3, तो K कॉमन निकाल ले तो आया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम चाहे तो K कॉमन निकाल ले, सेकेंड कॉलम में K फैक्टर कॉमन था सब में। अब K से मल्टीप्लाई भी कर सकते किसी रो किसी कॉलम में, मेरी मर्जी में थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता मैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 K A3 K B3 K C3। तो ये स्टेटमेंट से मैं इतना आर्गुमेंट निकाला साफ साफ कि किसी कॉलम में सेम फैक्टर हो तो हम उससे कॉमन निकाल भी सकते हैं और सेम फैक्टर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे डेल्टा 1 लिख रहा, लेकिन अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू जो तीनों है, तो मैं ऐसे लिख रहा अल्फा A1 अल्फा B1 अल्फा C1 अल्फा बीटा बीटा A2 बीटा B2 बीटा या C1 होगा बीटा C2 गामा A3 गामा B3 गामा C3। अल्फा फर्स्ट में कॉमन है तो वो कॉमन निकल जाएगा, यहां बचेगा A1 B1 C1। बीटा सेकेंड कॉलम में बाहर निकल जाएगा तो आएगा यहां पे B1 A2 B2 A2 B2 C2 और गामा यहां से निकला तो A3 B3 C3। इसी तरह अगर मैं K नॉट इक्वल टू 0 लो तो यहां सब में K 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 नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो, या रो वाइज देखो ये कॉलम तो कॉमन दिख रहा है सब में, तो मैं अगर कॉलम वाइज ही देखना शुरू करूं या रो वाइज फर्स्ट रो में देखा था K कॉमन बाहर निकल गया A1 A2 A3 आएगा, सेकेंड रो में K कॉमन बाहर निकला B1 B2 B3, थर्ड रो में K कॉमन तो C1 C2 C3 K तीन बार है तो यहां पे हम फाइनली ले सकते KQ। ये प्रॉपर्टीज का मीनिंग हुआ फोर्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी, if all the element of any two row, if all the elements of any two rows or columns are proportional, if all the elements of any two rows or column are identical,
all the elements of any two row or column are proportional or identical to the elements of all the element of any row or column are proportional or identical to the elements of any other row or column, then the value of the determinant will be 0. मैंने क्या लिखा? If all the element of any row और कॉलम, किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट प्रोपोर्शनल है और आइडेंटिकल है टू द ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स टू द ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर, किसी दूसरा रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0. अब हम सिंबॉलिकली समझे तो कैसे समझेंगे? डेल्टा है, अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1, तो इसके दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 होगा. All the elements of any row or column proportional or identical of the all elements of any other, किसी दूसरे रो और कॉलम, then the value of the determinant will be 0. तो यहां दो, ये फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट थर्ड कॉलम के एलिमेंट के बराबर है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा. मैं ऐसे भी देख सकता है इसका 0, a1 a2 a3 b1 b2 a1 a2 a3 b1 b2 b3. यहां दो कॉलम आइडेंटिकल है, तब भी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 ही आएगा इस प्रॉपर्टी से. अब प्रोपोर्शनल से कैसे है वो देखो. सपोज डेट कि मेरे पास a1 b1 c1 k a2 k b2 k c2 a2 b2 c2 फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम का एलिमेंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. यहाँ a2 है, यहाँ k टाइम्स a2 है, यहाँ b2 है, k टाइम्स b2 है, c2 है, k टाइम्स c2 है. तो ये दोनों कॉलम के एलिमेंट आपस में प्रोपोर्शनल है, तो ये 0 होगा. अब मैं k a1 k b1 k c1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2. तो अब ये दोनों रोज के एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन है a1 b1 c1. यहाँ k टाइम्स a1 इसका k टाइम्स है, b1 k टाइम्स b2 इसका k टाइम्स है, c2 k टाइम्स c2. तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है,
प्रोपोर्शनल हो गया तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गया। अब इससे ये सेंस निकलता है कि कोई दो रो का आइडेंटिकल होना या किसी दो रो का प्रोपोर्शनल होना और किसी दो कॉलम का आइडेंटिकल होना और किसी दो कॉलम का प्रोपोर्शन होना वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 देता है। ये हमेशा दिमाग में रखना है। ओके। अब इसमें एक चीज ये भी है कि दो से ज्यादा रो आइडेंटिकल हो तब भी 0 आता है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहां पे A2 B2 C2 मैं ये तीनों कॉलम के देखूं तो आपस में आइडेंटिकल है तब भी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 होगा। तो यहाँ पे मिनिमम कंडीशन है कि किसी दो रो का आइडेंटिकल होना और प्रोपोर्शनल होना और किसी दो रो का दो कॉलम का प्रोपोर्शन होना और आइडेंटिकल होना। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 होने के लिए। लेकिन तीन रो भी बराबर है या प्रोपोर्शन है, तीन कॉलम भी बराबर या प्रोपोर्शन है तब भी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 आता ही आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी था। अब जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं इस प्रॉपर्टी बेस एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। इजी क्वेश्चन कर रहे हैं थ्योरी समझने के लिए, अभी बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। मुझे वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर ए बी सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए बी सी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने कॉमन लेने का तरीका सिखाया। फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में कॉमन दिख रहा, मैं फर्स्ट रो में ही दिख रहा ए यहां दो टाइम्स है तो ए कॉमन आया तो फर्स्ट रो में बच गया, एक ए गया तो एक ए बचा, यहाँ ए गया तो बी, यहां ए गया तो सी। अब सेकेंड रो में बी सब में कॉमन है तो बी गया तो यहाँ ए बचता है, लेकिन यहाँ बी इंटू बी टू टाइम्स था तो एक बी गया तो ए बचा, एक बच गया तो बी, यहाँ बी सी था बी गया तो सी बचा। अब यहां से देखो थर्ड रो में तो सी सब में कॉमन है, सी कॉमन आ गया तो सी गया तो यहाँ ए बचता है, यहां सी गया तो बी बचता है, यहाँ सी इंटू सी टू टाइम्स है तो एक सी बच जाता है। अब किसी दो रो या किसी दो कॉलम को बराबर करो तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। तो ए बी सी इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका वैल्यू आया 0। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके करता 0 लाने के लिए तो 1 घंटा पास करता, मे बी आई विल फाइंड और नॉट, आई डोंट नो। लेकिन मैं प्रॉपर्टी जहां में सॉल्व किया तो कितना फास्ट हो गया आप खुद देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी से काम फास्ट होता है। आप प्रॉपर्टीज नंबर 6 है रो कॉलम ऑपरेशन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यही रो कॉलम ऑपरेशन मुझे स्मार्ट एक्सपेंशन सिखाता है कि हम एक स्मार्ट एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं फास्ट एक्सपेंशन करने के लिए। ये प्रॉपर्टी कभी भी डिटरमिनेंट को फट से एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, देख समझ के एक्सपैंड करना चाहिए। तो यही एक प्रॉपर्टी है जो मुझे स्मार्ट एक्सपेंशन दिखाता है। तो ये पहला, इसमें दो चीज है, हम रो वाइज भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है वो समझो। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड, यानी रिमेन कांस्टेंट
अंडर अ कॉलम ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म लिखेंगे? इसमें अभी लिख रहे हैं कॉलम ऑपरेशन। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unaltered under column operation as, under column operation। अब कॉलम ऑपरेशन कैसे करेंगे? सपोज डेट के मेरे पास सी आई कॉलम है, क्या है? कॉलम है, और आई मुझे 1 2 3 ऐसे जा रहा है। तो मैं सी आई को रिप्लेस कर सकता, कैसे वो देखो। सपोज डेट के मुझे एक से ज्यादा, मेरे पास मैंने ऐसा किया कि मेरे पास वी हैव सी आई सी जे एंड सी के आर कॉलम्स। तो सी आई को रिप्लेस करेंगे तो चेंज क्यों नहीं, कैसे रिप्लेस करेंगे? सी आई को करेंगे, सी आई में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सी जे को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस और माइनस लिख सकते हैं यहां पे, प्लस और माइनस। और यहां पे बीटा किसी और नंबर से कर सकते हैं, सी के को। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है कि अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, और 0 ले भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है कि जे कॉमा के शुड नॉट इक्वल टू आर। इस कंडीशन में कभी भी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। इसको नोट डाउन करें अच्छे से, इसका मीनिंग अभी करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है वो अच्छे से। अब कॉलम ऑपरेशन के बाद यहां पे लिख सकते हैं रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड अंडर रो ऑपरेशन। वी हैव आर आई आर जे एंड आर के आर रोज। तो हम R1 का ऑपरेशन कैसे करेंगे? आर आई का ऑपरेशन कर सकते हैं हम। आर आई में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट अल्फा बीटा जे से मल्टीप्लाई किए, प्लस और माइनस बीटा से आर को भी किए। तो यहां पे लेकिन एक चीज, जे कॉमा के कभी भी आई के बराबर नहीं हो सकता। अब रो कॉलम ऑपरेशन का फॉर्मेट देख लिए। रो कॉलम लगा कैसे सकते वो दिखा रहे। अभी मेरे पास वैल्यू निकालना है a माइनस बी माइनस सी 2a 2a, या 2b
बी माइनस सी माइनस ए, टू बी, टू सी, सी माइनस ए माइनस बी। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को रिप्लेस करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। कैसे? हम फर्स्ट रो को चेंज करें, फर्स्ट रो कैसे? फर्स्ट रो प्लस करेंगे, सेकेंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस करेंगे थर्ड रो को 1 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा इसलिए किया मैंने, ये इजी काम हो गया कि 2b प्लस 2c a माइनस बी माइनस सी, एक भी चलेंगे तो प्लस बी, एक सी तो प्लस सी, तो यहां पे मुझे मिलता है a प्लस बी प्लस सी मिल जाता है, ए का वैल्यू। फिर यहां 2a में से a गया, a बचा, यहां b बचे, यहां पे c में से c गया तो एक c, तो यहां पे फिर से बचता है a प्लस बी प्लस सी। एंड फिर यहां से 2a 2b इसको करेंगे तो c बचेगा, 2 में से a में से a गया तो एक a बचा, 2b में से एक b गया तो एक, तो यहां भी बचता है a प्लस बी प्लस सी। और यहां पे एज इट इज रखते हैं 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c c माइनस a माइनस b, लेकिन मेरा रो ऑपरेशन यहां पे है। ओके, ये मेरा रो ऑपरेशन। अब ये रो ऑपरेशन करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिला कि फर्स्ट रो में मैंने ऐसा किया कि फर्स्ट रो में सारे चीज कॉमन निकल गए, जो कि एक प्रॉपर्टी है, कॉमन निकाल सकते हैं, सब एक दिख रहा है। अगर मैं इसको एक्सपांड करता तो इतना इजी नहीं आता, लेकिन यह रो कॉलम ऑपरेशन लगाए, यह रो ऑपरेशन लगाए तो इजी हुआ कि मुझे एक चीज कॉमन आया। वो कॉमन क्या आया? a प्लस बी प्लस सी कॉमन आया, 1 1 1। यहां बचा 2b, यहां बचा b माइनस सी माइनस a, यहां पे 2b, यहां पे 2c c माइनस a माइनस b। ये रो ऑपरेशन लिख चुके यहां पे कॉमन लिया प्रॉपर्टी के थ्रू। अब इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो दिक्कत होगा। यहां पे बोला एक स्मार्ट एक्सपेंशन, फिर रो कॉलम का तरीका लगाएंगे, कैसे वो देखो। एक्सपांड भी करेंगे। अब एक्सपांड करने का तरीका बताते कि अगर कोई एक रो का किसी एक रो का 2 एलिमेंट 0 हो जाए तो एक ही बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फास्ट एक्सपेंशन होता है। और तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जिस रो में या जिस कॉलम में ज्यादा 0 है उसी रो और कॉलम के थ्रू हम एक्सपैंड करते हैं। ये मेरा स्मार्ट एक्सपेंशन है। अगर मैं ऐसे भी लिखूं a1 0 b1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, तभी इसमें एक्सपैंड करेंगे, इसके थ्रू ज्यादा टाइम, इसके थ्रू ज्यादा टाइम, इसके थ्रू ज्यादा, लेकिन इसमें करेंगे तो कम लगेगा क्योंकि एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 ही आएगा, और इसके थ्रू भी कम ही टाइम लगेगा क्योंकि एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा। लेकिन हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एक रो में 2 0 ढूंढे या किसी कॉलम में 2 0 ढूंढे, नहीं हो तो रो और कॉलम के ऑपरेशन से 2 0 बनाते हैं। तो बनाने का तरीका मैं अभी दिखा रहा इजीली। अगर मैं C1 को रिप्लेस कर सकता है ना, C1 को छोड़ देता, C2 को रिप्लेस करता C2 माइनस C3,
कॉलम ऑपरेशन बताया अभी। तो C2 है, C1 के आगे -1 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दिए। तो अब फर्स्ट रो को हम कुछ भी नहीं किया, एज इट इज रखे, लेकिन फर्स्ट कॉलम को, सॉरी सेकेंड कॉलम में तब रखे जब थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट किया तो 1 में से 1 गया तो 0, यहां से 2b में से इतना में से 2b गया तो बचा यहां पे -a -b -c, और यहां से 2c में से ये गया तो c बचा, c और ये प्लस, तो यहां पे बचा a + b + c माइनस करने पर। अब फिर से एक और कर सकते हैं हम, C3 को रिप्लेस कर रहे C3 - C1, C3 को रिप्लेस करें, C3 एज इट इज मैंने बोला था कि अभी लिखा था, Ci को रिप्लेस करेंगे Ci प्लस और माइनस अल्फा, Cj प्लस माइनस बीटा, Ck। तो Ci के आगे हम सब प्लस रखते हैं और कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन किसी दूसरे कॉलम में अल्फा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस या माइनस रख सकते हैं, बीटा से माना प्लस या माइनस करते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऐसा वाला फॉर्मेट लिया कि Ci और Cj ये लिया, तो C2 को C2 अल्फा की जगह -1 C3, यहाँ पे C3 का C3 और अल्फा की जगह -1 रखा C1 से। तो अब C1 देखो यहाँ पे, तो 1 में से 1 गया 0, C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 2b में से 2b गया तो ये भी 0, ओके, और इसमें से ये गया तो C में से 2c गया तो माइनस है, तो यहाँ पे -a -b -c। अब तुम चाहो तो इसके क्रॉस एक्सपेंड कर लो या इसके क्रॉस एक्सपेंड कर लो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो a प्लस बी था पहले यहाँ पे लिख चुके। अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो इसका तो 0, इसका 0, फिर इसका, तो ये हाइट, तो अब यहाँ पे a + b + c पहले से था, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो मल्टीप्लाई होंगे तो -a - b - c -a - b - c, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हुआ, तो यहां पे a + b + c, यहां पे माइनस इसका कॉमन निकालेंगे तो प्लस होता है, तो आता है a + b + c इसके लिए, और इसके लिए भी a + b + c, बट इसका माइनस कॉमन, इसका माइनस कॉमन, वो प्लस होता है। अब ये 3 टाइम है तो आपको मालूम है इसमें क्या करना, पावर 3 आएगा, तो a + b + c टू द होल क्यूब। अब मैंने प्रॉपर्टीज से किए रो कॉलम ऑपरेशन से, तो फास्ट काम हो गया। अगर एक्सपैंड करते 1 दिन बीत जाता, नहीं आ सकता था इजीली, बहुत ही मुश्किल होने वाला था। तो वंस अगेन मैं आपको रो कॉलम ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है तो वो फिर से बता रहा एक बार कि रो कॉलम ऑपरेशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होता है, ओके, लेकिन रो कॉलम सही से यूज करना, तो हम इसी को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स the value of the determinant is not altered by adding the elements of any row or column to the same multiplies of the corresponding element of any other rows or column। लिखने की जरूरत है, आप खुद लिख सकते हैं, ये बुक में स्टेटमेंट रहता है। नोट में हम एक चीज आपको देंगे कि नोट क्या करना है वो लिखिए इसका। अगर मैंने लिखा है कि Ci को रिप्लेस किया मैंने Ci प्लस माइनस अल्फा, Cj प्लस माइनस बीटा Ck,
लेकिन बोला जे कॉमा के शुड नॉट इक्वल टू आई, ये रो ऑपरेशन, तो बोला वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। अल्फा बीटा कुछ भी कोई रियल वैल्यू, अल्फा बीटा बिलोंग्स रियल। रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन था, रो ऑपरेशंस के लिए आर आई, इसके आगे कोएफिशिएंट 1 रखते हैं +1, यहां पे माइनस नहीं आ सकता, कोई दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता। ये प्लस माइनस अल्फा आर जे प्लस माइनस बीटा सी के, तो युवा जे के कभी भी आयोटा आई के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन इसी की जगह मैं कुछ कोई ऐसे लिख दे कि सी आई को रिप्लेस करूं K1 अल्फा सी आई प्लस माइनस बीटा सी जे, ये नोट की चीजें हैं बता रहा, ये रिकॉल किया, जो पढ़ाया वो रिकॉल किया था, नोट में क्या है वो बता रहे हैं। यहां पे 1 था लेकिन यहां पे मैंने अल्फा मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अल्फा सी जे सी आई प्लस माइनस बीटा सी जे प्लस माइनस गामा सी के, और आर आई को रिप्लेस किया अल्फा आर आई प्लस माइनस बीटा आर जे प्लस माइनस गामा सी के। यहां पे आई जे कॉमा के कभी भी आई के बराबर नहीं, जे कॉमा के कभी आई के बराबर नहीं, यहां भी अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट अल्फा से मल्टीप्लाई, यहां पे वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज नहीं हुआ क्योंकि सी आई की जगह यहां पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था, आर आई को 1 से, यहां आर आई है तो यहां भी आर आई मल्टीप्लाई किया, आगे से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पे सी आई लिखा मैंने, तो यहां पे अल्फा से मल्टीप्लाई किया और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह अगर इक्वेट करना है तो अल्फा से डिवाइड करना कंपलसरी होगा, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं करना है तो। ओके, उसी तरह यहां पे अगर मैंने आर आई को रिप्लेस किया है अल्फा से, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, आगे कोई मीनिंग नहीं रखता ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, नया वैल्यू जो है वो अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं करना है तो अल्फा से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी देना होगा। ये ऐसा ही है, ये प्रॉपर्टी जो मैं नोट में लिखने के बाद अभी बता दे रहा मैं। कि मेरे पास डेल्टा था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मैंने नया डेल्टा सेम रखा, तभी सेम रखेंगे जब मैंने अल्फा नॉट इक्वल टू 0 से किसी रो, सपोज फर्स्ट रो को मत लिया, किसी कॉलम अल्फा A2 अल्फा B2 अल्फा C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, मैंने किसी एक रो है किसी एक कॉलम को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ये चेंज नहीं होने के लिए कंपलसरी है कि अल्फा से डिवाइड दे दिया। अगर मैंने अल्फा से डिवाइड नहीं दिया तो अभी भी बताया कि अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेल्टा 1 नया आएगा, डेल्टा से मल्टीप्लाई होगा। ये कब होगा, जब हम डायरेक्ट A1 B1 C1 अल्फा A2 अल्फा B2 अल्फा C2 A3 B3 C3 करेंगे। तो ये डेल्टा था मेरा, डेल्टा में अगर मैंने किसी रो किसी कॉलम में अल्फा से मल्टीप्लाई, अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, तो नया डिटरमिनेंट का वैल्यू पुराने डिटरमिनेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो तो अल्फा से मल्टीप्लाई, तो बाहर अल्फा से डिवाइड देना होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा नोट है आज का, और इसी नोट के साथ आज क्लास स्टॉप करेंगे। फर्दर आई विल स्टार्ट फ्रॉम समेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसके आगे की प्रॉपर्टी हम समेशन कैसे लगाएंगे, डिटरमिनेंट में वो पढ़ेंगे। आज इसी प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी पे ही रुक जाएंगे यहीं पे। और ये रो का मैंने ऑपरेशन बता दिया, रो का एक नोट है, वो नोट डाउन कर लीजिए कि जब आप रो और कॉलम ऑपरेट कर रहे हो तो किसी दो रो या किसी दो
को चेंज करिए, तीसरे रो कॉलम को आप टच मत कीजिए। तो लिखिए while applying row or column operation at least, while applying row or column operation at least one row or column must be remain unchanged। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये दो वर्ड जो बोला मैंने फास्ट में रिपीट करा मैं फिर से के सी आई मैंने लिखा था अल्फा सी आई प्लस माइनस अल्फा बीटा सी जे प्लस माइनस गामा सी के, ये रो ऑपरेशन था। आर आई अल्फा सी अल्फा आर आई प्लस माइनस बीटा आर जे प्लस माइनस गामा आर के, ये दोनों लगाया मैंने। यहां पे अल्फा 1 नहीं लगाया है, पहले अल्फा नहीं था तो बोला था मैंने डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो नोट 1 में मैं बोला अभी कि अगर मैंने सी आई को अल्फा से मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा डिटरमिनेंट जो नया वैल्यू होगा वो नया वैल्यू अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं करना है तो अल्फा से डिवाइड देना है। और दूसरा प्रॉपर्टी मैंने ये बताया कि जब तुम रो और कॉलम ऑपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम एक रो और एक कॉलम को चेंज नहीं करना है। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। टुडे आई विल स्टॉप हियर।